सकामोटो तारो एक ऐसा हिटमैन जिसे पूरा इंडरवर्ल्ड खूब खाता है, लेकिन वो अभी अपनी फैमिली के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन उसके ऊपर $1 मिलियन की बाउंड्री रख देती है और सारे हिटमैन उसके पीछे पड़ जाते हैं, यानी कि हर कोई हिटमैन उसे मारना चाहता है। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो किसी से बचकर भाग रहा होता है, लेकिन वो अचानक से एक लाश से टकरा कर गिर जाता है। तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसे वो आदमी अपनी जान की भीख मांग रहा होता है, लेकिन वो लड़की उसे अपने गले लगाकर मार डालती है। फिर हम एक और आदमी को देखते हैं जो कुछ काम कर रहा होता है, लेकिन उसके पीछे भी एक आदमी आ जाता है जो बिल्कुल अजीब दिख रहा होता है। जैसे ही वो उस आदमी के ऊपर गन लगाता है, वो अपने थ्रेड्स की मदद से उसके टुकड़े टुकड़े कर डालता है। उसके बाद वो आदमी उसके एक एक टुकड़े को लाइन वाइज जमाने लगता है और फिर कहता है कि अब देखता हूँ आदमी अंदर से कैसा दिखता है। तभी उसकी नजर उसके मांगा कलेक्शन पर जाती है, उसमें से एक वॉल्यूम कम होती है। तभी वो भागकर स्टोर में जाता है और वो वहां से परचेज कर लेता है। उसके बाद वो बहुत खुश होता है। तभी हम एक और किलर को देखते हैं जो एक आदमी को मार रहा होता है और फिर वो कहता है कि मेरे लिए ये काफी नहीं है, ये काफी नहीं है, और फिर वो वहां से चला जाता है। फिर हम एक और किलर को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने अगले टारगेट के लिए चैटिंग कर रहा होता है। तभी हमें उसकी स्क्रीन पर साकामोटो की फोटो दिखाई जाती है और तब वो कहता है कि इसे मारकर हमें बहुत मजा आएगा। फिर हम साकामोटो को देखते हैं फुटान जो उसे कह रहा था कि अब इस जगह को संभालने की जिम्मेदारी मेरी है। साकामोटो, शिन और लू अब वो उस जगह से बाहर आ जाते हैं। फिर लू कहती है फुटान तो बड़ी आसानी से चला गया। तभी शिन कहता है ओ मैडम, वो अपने सारे पैसे भी अपने साथ लेकर गया है। तभी हम देखते हैं कि वो एक शॉप के अंदर जाते हैं। वो इस शॉप के अंदर अपने दुश्मनों के बारे में इंफॉर्मेशन लेने आए थे। तभी शिन और लू काफी सारी सीढ़ी उठा लेते हैं वहां से, जिसका बिल 1 मिलियन यान बनता है जो साकामोटो पे करता है। इसके बाद हम ऑर्डर के आदमियों को देखते हैं जो कि एक कार के अंदर जा रहे होते हैं और वो बदमाशों के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि ओसाराकी जो कि कार ड्राइव कर रही होती है और वो गलत रास्ते पे चली जाती है। तभी वो कार को रोकती हैं और ब्रेक करने लगती हैं, लेकिन कार के अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है जो कि बहुत ज्यादा हिल रहा होता है। ये सब कुछ देखकर हीरो काफी ज्यादा परेशान होने लगता है और वो ओसाराकी को कार ढंग से चलाने के लिए कहता है। तभी हमें बताया जाता है कि इस बूढ़े का नाम ताकामोरा होता है, जिसे एक मक्खी बहुत परेशान कर रही होती है। तभी ताकामोरा सभी को झुकने के लिए कहता है और वो अचानक से मक्खी के साथ ही पूरी जीप को ही बीच से काट देता है। इसको देखने के बाद इन लोगों का कुछ खास रिएक्शन तो नहीं होता है, जैसा कि इन लोगों को पहले से ही पता था। तभी हीरो कहता है अगर कोई मेरे इलाके में बदमाशी करेगा तो वो सीधा मारा जाएगा। फिर हम साकामोटो को देखते हैं जो कि अपनी टीम के साथ एक मूवी देख रहा होता है। दरअसल वो मूवी नहीं होती है, वो सीडी होती है जो उन्होंने बाय की होती है, जो कि क्रिमिनल की जानकारी के लिए उन्होंने खरीदी थी। लेकिन वहां पर साकामोटो खराटे ले रहा होता है और लू को वो सीडी काफी बोरिंग लग रही होती है। फिर हमें सीधा अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पर साकामोटो के ऊपर किसी ने एम कर रखा होता है, लेकिन वो कोई और नहीं हिसुके होता है जो कि साकामोटो के ऊपर फायर कर देता है। लेकिन साकामोटो काफी फुर्ती से सारी गोलियों को पकड़ लेता है। तभी हिसुके हंसते हुए कहता है क्या बात है साकामोटो, तूने तो मेरी गोलियों को 99% तक पकड़ लिया है, तुम तो पहले से और भी ज्यादा फुर्तीले हो चुके हो। तभी साकामोटो कहता है हाँ ठीक है, लेकिन हमें औरों के आने से पहले और भी प्रैक्टिस करनी होगी। तभी वहाँ पर शिन आ जाता है जो कि साकामोटो से कहता है तुम्हें जितनी ट्रेनिंग करनी है कर लो, लेकिन तुम्हें एक दिन तो कोई ना कोई मार ही डालेगा। तभी शिन अचानक से उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन साकामोटो अपने हाथ से उसके अटैक को रोक देता है। तभी पता चलता है कि वो शिन नहीं बल्कि नागिमो होता है, जो कि साकामोटो से कहता है मैंने सुना है कि तुम कैदियों के बारे में पता लगा रहे हो, जिसमें साकामोटो उसे हाँ में जवाब देता है। फिर नागिमो कहता है ऑर्डर के लोग पहले से ही इस मैटर में पड़े हुए हैं, तुम जैसे मामूली से स्टोर वाले आदमी को इस मैटर में नहीं पड़ना चाहिए। फिर साकामोटो कहता है तुम इस चीज की टेंशन मत लो, मैं ऑर्डर के लोगों से पहले ही मैं उनको पकड़ लूंगा। फिर नागिमो कहता है क्या तुम उन लोगों को जिंदा पकड़ना चाहते हो, क्या तुम उन्हें पकड़ने से पहले ये नहीं जानना चाहोगे कि वो क्या करना चाहते हैं। तभी नागिमो साकामोटो को एक लिस्ट दिखाता है जिसमें साकामोटो को बी रैंक का किलर दिखाया जाता है, जिसे देखने के बाद साकामोटो काफी हैरान हो जाता है। तभी फिर नागिमो कहता है तुम जरा सा मेरे नाम पर भी ध्यान दो, मुझे एस रैंक का किलर दिखाया गया है, जिसे देखने के बाद साकामोटो और भी हैरान हो जाता है और कहता है ये कब हुआ। फिर हम एक स्टोर देखते हैं जहाँ पर शिन और लू होते हैं और लू स्टोर के अंदर बिल्लियों के साथ काफी मस्ती कर रही होती हैं और शिन उनके ऊपर चिढ़ रहा होता है। तभी लू शिन से कहती है तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो। तभी लू कहता है कि आजकल स्टोर के बाहर काफी खड्डे हो रहे हैं तो मैं उनके लिए पुट्टी लेने आया हूँ। तभी शिन लू से कहता है कि तुम कितनी लापरवाह हो, तुम्हें पता है ना कुछ कैदी खुलेआम घूम रहे हैं, हमें यूँ लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तभी लू कहती है कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमें साकामोटो कुछ नहीं होने देंगे। तभी शिन कहता है मेरा ये मतलब नहीं है,
अभी हम फिलहाल साकामोटो के ऊपर सिर्फ बोझ ही हैं। अगर हमें उनके लिए कुछ करना है तो हमें खुद को बदलना होगा। शिन लू को समझा रहा होता है, लेकिन लू तो बिल्लियों के साथ खेलने में बिजी थी। ये सब देख के शिन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी स्टोर की एक मेंबर शिन को कहती है, अगर आपको बिल्ली पसंद नहीं है तो मैं आपको डॉग दे दूं। तभी शिन कहता है, मुझे डॉगीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन वो शिन के हाथ में डॉग थमा देती है। फिर वो डॉग शिन को काफी प्यारा लगता है और वो डॉगों के साथ खेलने लगता है। कुछ ही देर बाद डॉग और बाकी एनिमल किसी आदमी को देखकर घुराने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो आदमी शो है, जो कि एक क्रिमिनल है। फिर वो बाकी सभी को देखकर कहता है कि खतरा सामने देखकर घुराते नहीं है, बल्कि उसको देखकर भागते हैं। तभी वो अपने बैग से हथियार निकालकर शिन के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर देता है, जिससे शिन काफी दूर जाकर गिरता है। तभी स्टोर के सारे लोग बाहर की तरफ भागने लगते हैं और शिन भी वापस उठकर आ जाता है। तभी वो क्रिमिनल कहता है, बहुत अच्छे शिन, तूने मेरे अटैक को डॉज कर लिया। और इसको देखकर शिन काफी ज्यादा शौक होता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है। तभी शो अपनी जेब से एक लिस्ट निकालता है और वो कहता है कि इस लिस्ट के अंदर सभी मरने वालों के नाम हैं। और वो ये भी कहता है कि इसमें लू का बी रैंक है और शिन का सी रैंक है। और ये सुनकर शिन काफी ज्यादा परेशान होने लगता है कि वो सोचता है कि लू का इससे ज्यादा रैंक कैसे हो सकता है। तभी शिन उसके माइंड को रीड करने लगता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है और जोर से उसे किक मारता है, जिससे उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तभी वो अपने बैग से रस्सी निकालता है और वो अपने वेपन के साथ अटैच कर लेता है। तभी शिन फिर से उसके दिमाग को रीड करता है तो उसे पता लगता है कि उसके दिमाग में सिर्फ किल किल चल रहा होता है। इसी बीच शो दोबारा फिर से उनके ऊपर अटैक कर देता है और वो उसके अटैक को डॉज कर देते हैं। तभी शो लगातार उनके ऊपर अटैक करने लगता है और वो भागने लगते हैं वहां से। तभी लू कहती है, हमें यहाँ से जल्द भागना होगा, वरना ये आदमी हमें मार डालेगा। तभी शिन और लू भागते भागते एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि और बोलते हैं यहाँ पर कोई हथियार भी नहीं है। इसी बीच शो लो के ऊपर अटैक कर देता है और शिन उसे बचा लेता है, लेकिन इसी बीच उसकी पीठ में एक कट लग जाता है। तभी शो शिन से कहता है, मुझे पता है तुम माइंड रीड कर सकते हो, क्या तुम बता सकते हो अभी मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तभी वो कहता है, चलो छोड़ो, मैं ही बता देता हूँ। वो कहता है कि जब भी मेरे सामने तुम्हारे जैसे कमजोर आदमी आते हैं तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलती है कि मैं जल्द से जल्द इन्हें खत्म कर दूं। तभी लू शो के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन शो उसके अटैक से बच गया था। तभी शिन इसी मौके का फायदा उठाकर उसके पीछे से उसके ऊपर फायर से अटैक कर देता है, लेकिन इससे भी उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है और वो सीधा इन्हीं के ऊपर अटैक कर देता है और वो इनके अटैक से बच जाते हैं। और शो का वेपन एक गैस सिलेंडर के अंदर जाके लगता है, जिससे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। इसी बीच शिन को लू बचा लेती है और शो को इतने बड़े अटैक से भी कुछ नहीं होता है। तभी शिन काफी ज्यादा अफसोस करता है कि लू को उसे बचाना पड़ रहा है, वो इतना ज्यादा कमजोर कैसे हो गया है। तभी हम साकामोटो को देखते हैं, वो शिन और लू को लेकर काफी ज्यादा परेशान होता है और कहता है कि वो अभी तक घर क्यों नहीं आए। तभी हिसुकी कहता है, ज्यादा परेशान मत हो, वो मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं, मुझे पता है उन्हें कुछ नहीं होगा। तभी साकामोटो कहता है, हाँ मुझे विश्वास है, लेकिन ऐसे मौके काफी कम आए हैं जब शिन को अपनी जान की बाजी लगानी पड़ी है। इधर शो शिन का मजाक बनाने लगता है क्योंकि शिन उससे हार रहा था और शो कहता है, काश मैं तुम्हारा माइंड रीड कर पाता और देख पाता कि तुम अपने लास्ट समय में क्या सोच रहे हो। तभी शो कहता है, तुम्हारे बाद मेरा नेक्स्ट टारगेट है साकामोटो की फैमिली, फिर मैं साकामोटो को मारूंगा और ऐसे एक एक करके उसकी सारी फैमिली को खत्म कर दूंगा। तभी ये सुनकर शिन का ब्लड काफी तेजी से फ्लो करने लगता है और ये सुनकर उसकी आंखें भी ब्लू हो गई थी। तभी शो उसके ऊपर अपने वेपन से अटैक करता है और वो काफी तेजी से वहां से बच जाता है। तभी फिर से शो उसके ऊपर काफी तेजी से अटैक करता है और शिन उसके वेपन को अपने एक हाथ से पकड़ लेता है। तभी शिन कहता है, मैं तुम्हारे फ्यूचर को काफी आसानी से देख सकता हूँ और अब तुम मरने वाले हो। और इसके बाद शिन शो के ऊपर काफी तेजी से अटैक कर देता है। इसके बाद उसके मुंह से खून भी आने लगता है। तभी इसके बाद शो उसके ऊपर अटैक करता है और शिन इसके अटैक से बच रहा होता है। तभी शो सोचता है ये सच में फ्यूचर देख सकता है। इसी बीच शिन शो को एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे शो को काफी ज्यादा चोटें आई हुई होती हैं। फिर शिन कहता है, जो भी मेरे करीब हैं मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें वुटान शिन को कह रहा होता है, शिन को सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कुछ बता रहा होता है, जिससे शिन सभी का माइंड रीड कर सकता है और उसे फाइट में काफी ज्यादा फायदा होता है। फिर वुटान कहता है, तुम इसमें भी एक लेवल अप जा सकते हो, लेकिन तुम्हें इसके लिए मोटेशनल रेडियंस के बारे में जानना होगा। यानी कि जब आपका दिमाग आपको सिग्नल दे रहा होता है पंचिंग थ्रो करने के लिए, जब तुम अपने थॉट्स को पकड़ लेते हो तभी तुम्हारी फाइट और भी ज्यादा बेटर हो जाएगी। तभी हम शिन को देखते हैं जो शो को काफी बुरी तरीके से मार रहा होता है। वो उसी टेक्निक का यूज कर रहा होता है जो वुटान ने उसे बताई थी। और ये सब कुछ देखने के बाद शो को भी समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है, जबकि उसके पास तो वेपन भी है।
तभी शिन उसके ऊपर भारी पड़ रहा होता है। तभी इसी बीच शिन की पावर ओवरलोड होने लगती है क्योंकि उसने अभी अभी इस न्यू पावर को सीखा ही है। तभी सो इस मौके का फायदा उठाने वाला होता है। तभी लू बीच में एंट्री मार लेती है जिसने एथेनॉल पी लिया है जो कि एक तरीके का अल्कोहल है जिसे पीने के बाद एक ड्रग मोड में आ चुकी है। जिसके बाद ये सो को काफी बुरी तरीके से मारती है और ये सब कुछ सो को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है। और यहाँ पर लू ने तो हद ही पार कर दी है। वो सो के ऊपर बैठकर पूरा हथियार उसकी बॉडी पे घुसा देती है और लू बार बार एक ही बात कह रही होती है कि अगर कोई भी मेरी फैमिली के ऊपर आंख उठाकर देखेगा तो मैं उसे खत्म कर दूंगी। और सो की यहाँ पर काफी बुरी तरीके से फट चुकी थी और वो वहां से भागने की ट्राई करता है। यार अभी मुझे नहीं मरना, मुझे काफी सारे लोगों को मारना है। तभी जीन एक सीढ़ी लेकर उसके ऊपर एक अटैक करता है जिसे वो एक ही बारी में उसे ढेर कर देता है। फिर हम एक टेम्पल का सीन देखते हैं जहाँ पर ओसारागी और शिशिबा खाना खा रहे होते हैं। तभी शिशिबा के पास नागेमो का कॉल आता है और वह कहता है कि कैसे एक डेथ रूप प्रिजनर की ऑलरेडी मौत हो चुकी है, अब वो और भी प्रिजनर्स को मारने जा रहे हैं। शिशिबा और ओसारागी खुद भी उन लोगों को मारना चाहते हैं लेकिन अभी तक एक भी उनके हाथ नहीं लगा है। तभी ओसागी तेजी से अपना खाना खाने लगती हैं और कुछ खाना शिशिबा के लिए छोड़ के वहाँ से जाने लगती हैं। शिशिबा जैसे ही उस खाने को खाने लगता है और देखता है कि इस खाने में ऑनियन है जिससे उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। फिर हम सो को देखते हैं जो उस स्टोर से निकलकर जल्दी से एक कार में बैठता है और अब वो एयरपोर्ट की तरफ निकल रहा था ताकि वो वहां से बचकर जा सके। लेकिन वो नोटिस करता है कि कार में एक और पैसेंजर बैठा है और वो आदमी सो का खेल 10 में खत्म कर देता है। फिर हम शिन को देखते हैं जो कि अब ठीक है लेकिन उसके सर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है और वहाँ पर हमें एक और न्यू एसोसिएशन को दिखाया जाता है जिसका नाम है फ्लोटर जो कि JAI का एक क्लिनिक ग्रुप है। जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो वो वहाँ पर जाकर साफ सफाई करते हैं। फिर हम दोबारा उस टेम्पल का सीन देखते हैं जहाँ पर ओसारागी अपना सूटकेस लेकर वहाँ पर प्रे करने आई होती हैं और वो प्रे कर रही होती हैं और कहती हैं काश उनको भी डेथ रोथ प्रिजनर्स को मारने का मौका मिले। और वो अपनी प्रेयर कंप्लीट कर रही होती है लेकिन उसके ऊपर भी अटैक हो जाता है जो कि उसके ऊपर अटैक डंप ने किया था। डंप वही किलर है जिसे हमें मूवी के पहले सीन में दिखाया जाता है लेकिन ओसारागी आसानी से इसके अटैक को रोक लेती है। तभी ओसारागी उसके सिर को पकड़कर कहती है क्या तुम्हें पता है कि जापान में प्रेयर कैसे की जाती है। और वो उसे कहती है प्रे करते समय 2 बार अपने सर को नीचे झुकाना चाहिए और वो उसके सर को 2 बार पत्थर में जोर जोर से मारने लगती है। और वो कहती हैं कि हाथों को भी जोड़ा जाता है और वो अपने हाथों से उसके कानों पर जोर जोर से 2 बार भगाती हैं और उसे वो काफी बुरी तरीके से मार रही होती हैं। तभी डैम फिर से उठ खड़ी होती है और इधर शिशिबा ओसारागी को ढूंढ रहा होता है। तभी यहाँ पर डैम फिर से ओसारागी के ऊपर अटैक कर देती है। तभी ओसारागी अपने सूटकेस की मदद से बच जाती है। तभी डम्प ओसारागी से कहती है कि तुम भी एक किलर हो, तुम्हें मुझे जज करने का कोई हक नहीं है। तभी ओसारागी कहती है अगर किसी घर में एक मक्खी आएगी तो वो तो उसे मारेगा ही ना, और वो मक्खी तुम हो और मैं तुम्हें भी मार दूंगी। तभी डम्प अचानक से उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसके सूटकेस को भी लेकर दूर फेंक देती है। और डम्प फिर से ओसारागी के ऊपर अटैक कर देती है और वो मंदिर की बहुत ही बड़ी घंटी को वहां से गिरा देती है। और तभी ओसारागी उस घंटी को लात मारकर डम्प के ऊपर फेंक देती है जिससे डम्प काफी दूर जाकर गिरती है और उसके साथ ही ओसारागी भी बाहर आ जाती है। तभी डम्प ओसारागी के ऊपर अटैक कर देती है और इस बार अटैक उसके हाथ के आर पार कर देती है। तभी ओसारागी उसके हाथ को पकड़ लेती है और जोरदार डम्प को किक मारती है। तभी हमें डम्प का पास्ट दिखाया जाता है। वो बताती हैं कि जो भी चीज उसे प्यार करती है वो सिर्फ एक ही इंसान को प्यार करे, यानी कि जो डम्प को प्यार करती है वो सिर्फ डम्बी को प्यार करे, किसी और का ना करे, इसीलिए वो उन लोगों को मार देती थी। तभी मैं प्रेजेंट में फिर से वही किक दिखाई जाती है जो ओसारागी उसे मारती हैं और वो काफी दूर जाकर गिरती हैं और वो फिर से उठकर फिर से ओसारागी के ऊपर हमला करने लगती हैं और ओसारागी इसके अटैक से लगातार बचती रहती हैं और फिर से एक जोरदार किक मारती हैं और वो काफी दूर जाकर गिरती हैं। और डम्प ऐसे ही लगातार बार बार उसके ऊपर अटैक कर रही थी और डम्प उससे बचकर लगातार उस पर किक मारकर उसे पीछे कर रही थी। और इसी बीच ओसारागी को उसका सूटकेस भी मिल गया था। तभी डम्प कहती है आखिरकार हमेशा ही मेरे साथ ऐसा क्यों होता है और मैं हमेशा ही सभी से प्यार करती आई हूँ। तभी ओसारागी कहती है तुम्हें पता है ना कि वो एक बहुत बड़ी किलर है। और इसी बीच ओसारागी अपने सूटकेस के अंदर से एक बहुत बड़ी ब्लेड निकाल लेती है और वो कहती है कि मेरा एक ही मकसद है कि किलर को खत्म करना और मैं आज भी वही काम करने वाली हूँ। और ओसारागी कहती है थैंक यू मेरा सपना पूरा करने के लिए और तुम बहुत ही ज्यादा प्यारी हो। और वो उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसे एक ही अटैक में खत्म कर देती है।
फिर हमें एक टावर के अंदर हिसुके को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि हाँ मैं उन कैदियों को खत्म कर दूंगा, और उसके हाथ में उन्हीं प्रिजनर्स की फोटो होती है और वो उन कैदियों के ऊपर दूर से ही नजर रख रहा होता है। और फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसने अपने सर के ऊपर हिरन वाला मास्क पहना होता है और ये फोन पर किसी से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है हाँ सारा कुछ हमारे प्लान के हिसाब से ही चल रहा है, क्योंकि ऑर्डर के लोग अब बिल से बाहर आ चुके हैं। और ये बात करते करते एक रूम के अंदर पहुंच गया था। तभी एक किलर पीछे से आकर उसे अपने थ्रेड से पकड़ लेता है और कहता है बताओ तुम किससे बात कर रहे थे, और मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ। लेकिन वो बंदा कहता है कि तुम्हें सिर्फ उन बंदों को मारना है जिनका नाम उस लिस्ट के अंदर है। लेकिन ये किलर अपनी थ्रेड की मदद से इस बंदे के टुकड़े टुकड़े कर डालता है और यहाँ से चला जाता है। लेकिन यहाँ पर इस बंदे के इतने सारे टुकड़े होने के बाद भी ये बंदा जिंदा होता है और ये तब भी किसी से फोन पर बात कर रहा होता है। फोन पे जो इंसान बात कर रहा होता है वो इससे कह रहा होता है कि किलर को अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने दो, ये उन लोगों को मारने के लिए जो कर रहा है ये भी काफी है। फिर हमें साकामोटो की शॉप के बाहर एक किलर को दिखाया जाता है। वहीं शॉप के अंदर साकामोटो की वाइफ फोन पर बात कर रही होती है और साकामोटो अपनी वाइफ से पूछ रहा होता है अभी तक कोई कस्टमर आया भी है या नहीं। उसकी वाइफ जवाब देती है और कहती है कि अभी तक कोई कस्टमर नहीं आया है। फिर साकामोटो कहता है ठीक है अपना ध्यान रखना। तभी अचानक वहां पर एक किलर पहुंच जाता है। तभी हवाई उससे पूछती है आपको कुछ चाहिए, और ये बंदा इसे कोई भी जवाब नहीं देता है। तभी फिर हम सीन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है और वहीं पर साकामोटो उसका सिर पकड़कर बार बार नीचे कर रहे थे। तभी हमें बताया जाता है कि साकामोटो इसे हॉलिस्टर किलर के पास लेकर आया है क्योंकि पिछली फाइट में इसे काफी ज्यादा चोटें आई थी और ये बुढ़िया इसका जो इलाज कर रही थी इसका नाम मिया है, जो कि इस एरिया में काफी ज्यादा फेमस है क्योंकि जो भी एक बार इससे इलाज करवा लेता है उसका घाव जड़ से ही गायब हो जाता है। और साकामोटो काफी टाइम के बाद इनसे मिलने आया होता है, इसीलिए ग्रीन उसे नहीं पहचान रही होती है। और हमें बताया जाता है कि इनका एक और दूसरा नाम भी है गॉडली हैंड, और इनकी एज भी 98 हो चुकी है। और ये सीन को बताती है कि तुम्हारी जो पावर है अगर तुम उससे 5 मिनट से ज्यादा यूज करते हो तो तुम्हारी काफी ज्यादा बैंड बच सकती है, इसलिए उसे कम से कम यूज करना। तभी लू यहाँ पर कहती है कि मेरे भी सिर में थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है, क्या आप मुझे भी चेक कर सकते हो। तभी वो कहती है मुझे लगता है तुमने ज्यादा अल्कोहल पी ली है, इसी वजह से तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा है। तभी वो लू को काढ़ा देती और कहती इसे पी लो तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। तभी यहाँ पर ग्रेनी साकामोटो को भी चेक करने लगती है और वो साकामोटो से कहती है तुम तो यहाँ पर काफी टाइम बाद आए हो और तुमने फिर भी ऐसे बच्चे दोस्त बनाए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये बच्चे भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। और बताओ आखिरकार क्या चल रहा है, तुम आगे क्या करने वाले हो। वैसे मैं चेक कर पा रही हूँ कि तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है, लगता है तुम किसी से बदला लेना चाहते हो। लेकिन ग्रेनी साकामोटो को कुछ भी करने से मना करती है और कहती है कि तुम्हारी फॉर्मल पावर का 30% रह चुका है और नेगोमो और तुम्हारे बीच काफी ज्यादा गैप हो चुका है। तभी साकामोटो वहां से उड़ जाता है और ग्रेनी अचानक से उसके छाती में एक कोनी मार देती है और उसका लास्ट इक्यू प्रेशर पॉइंट ठीक करने के बाद साकामोटो वहां से चला जाता है। फिर हमें साकामोटो की शॉप के सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक और प्रिजनर पहुंच चुका था और वो उसकी वाइफ से साकामोटो के बारे में पूछने लगता है। तभी उसकी वाइफ उसे कुछ नहीं बताती है तो वो उसका गला पकड़ लेता है। अब वो उसे मारने वाला था, लेकिन तभी अचानक से वो उसका हाथ तोड़ देती हैं और हमें पता लगता है कि वो असली में उसकी वाइफ नहीं बल्कि नगोमो होता है, जो कि अपना भेष बदलकर एनिमीज का आने का वेट कर रहा होता है। दरअसल साकामोटो ने आज उसे अपनी शॉप का ध्यान रखने के लिए कहा होता है। तभी फिर इन दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट होती है और नागिमो उसे मारने में नाकामयाब होता है क्योंकि वो अपनी प्लास्टिक की चाकू यूज कर रहा होता है। फिर हमें हिसुके दिखाया जाता है जो कि दूसरे प्रिजनर्स को ढूंढ रहा होता है। वो कहता है कि मेरी दादी ने कहा था अगर तुम्हें कभी भी कोई भी चीज ना मिले तो तुम्हें सीधा अपनी नाक के नीचे देखना चाहिए। और वो उसी चीज को फॉलो करते हुए एक ग्लास के नीचे देखने लगता है और नीचे उसे अपार्ट दिखाई देता है। यहाँ पर वो एक इंसान को ढूंढ रहा होता है जिसके बारे में वो अच्छे से पता कर सके और उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकाल सके। तभी हिसुके उसके ऊपर एम करते हुए फायर कर देता है, लेकिन वो इसकी गोली को आसानी से अपने थ्रेड की मदद से रोक लेता है और वो पल भर में ही अपनी थ्रेड की मदद से हिसुके के पास पहुंच जाता है और फिर इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी हिसुके के कान में कुछ कहता है और
तभी हिसुके टावर के नीचे फायर कर देता है। तभी अपार्ट उसे अपने थ्रेड्स के अंदर बांध लेता है। तभी अपार्ट कहता है कि फाइनली सकामोटो का एक दोस्त तो मुझे मिल ही गया, और वो कहता है कि अब तुझे मारने में मुझे काफी ज्यादा मजा आएगा। और जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है तभी एलिवेटर के अंदर से सकामोटो निकल आता है और वो अचानक से आते ही अपार्ट को एक जोरदार पंच मार देता है। और हमें दिखाया जाता है कि जो हिसुके ने फायर की थी वो सकामोटो पे की थी ताकि उसे पता चल सके कि अपार्ट आ चुका है। अपार्ट यहाँ पर कहता है कि सकामोटो तारो, मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है, लेकिन तुम काफी ज्यादा मोटे हो, फिर भी तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो। फिर हम मिनिस्ट को देखते हैं जो नागोमो को बता रहा होता है कि अभी तक उसने 438 लोगों को मारा है और अगला नंबर तुम्हारा होने वाला है। नागोमो कहता है, अबे यार ये चीजें तुम कैसे गिन लेते हो, इतना हिसाब कौन रखता है। और वो बातों ही बातों में उसकी जेब से उसका फोन निकाल लेता है और वो पहले स्लेज का नंबर चेक करने लगता है, जिसके बाद वह सारी इंफॉर्मेशन चेक करने लगता है। लेकिन उसके फोन में कुछ ना मिलने पर वो फोन को फेंक देता है। और अब मिनी मिलिस्ट को जो कुछ भी मिल रहा था वो नागिमो को ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन वो इससे काफी आसानी से बच रहा था। अब मिनी मिलिस्ट उसको ढूंढने लगता है क्योंकि वो आसपास नहीं दिख रहा था। नागिमो अब उसके अंदर ही कनेक्ट हो चुका था। तभी वो एक शीशे में दिखाई देता है जो कि उसका डुप्लीकेट होता है और वो उस शीशे में उसे खींच लेता है। तभी नागिमो उसका गला पकड़ के उसकी चेकिंग करने लगता है, लेकिन उसके पास कोई भी काम की चीज नहीं मिलती है। तभी नागिमो कहता है, देखो यार मैं काफी ज्यादा शरीफ इंसान हूँ, तो तुम मुझे बता दो तुम किस तरीके से मरना चाहते हो। तभी नागिमो वो अपना वेपन को बाहर निकाल लेता है जो कि अलग अलग तरीके की दिखने वाली ब्लेड होती हैं। तभी नागिमो उसे एक सिलेक्ट करने के लिए कहता है कि तुम कौन से हथियार से मरना पसंद करते हो। तभी वो बंदा कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा मजाक बना रहे हो। इसके बाद वो नागिमो पर अटैक करने लगता है। इसके बाद नागिमो एक डाइस निकाल लेता है और इसके बंदे के मुंह में फेंक देता है। तभी ये बंदा अपनी जीप बाहर निकालता है और इस पर 3 नंबर आया होता है। इसके वेपन में तीसरे नंबर पर एक काफी खतरनाक कैन ओपनर होता है। नागिमो इस वेपन की मदद से इस बंदे का बिल्कुल ही खेल खत्म कर देता है। फिर हम सकामोटो को देखते हैं जो कि अपार्ट के साथ फाइट कर रहा होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि अपार्ट के साथ सकामोटो को फाइट करने में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ नागिमो ने मजाक में उस बंदे का काफी आसानी से खेल खत्म कर दिया था। यानी कि इसका मतलब ये है कि इन दोनों की स्ट्रेंथ में काफी ज्यादा फर्क है और हमें पता लगता है कि मिया ने सकामोटो तारो को जो एक्यूप्रेशर पॉइंट पर हिट करने की वजह से वो अपना वेट भी लूज नहीं कर पा रहा था और साथ ही साथ ना तो फास्ट और ना ही स्ट्रॉन्ग बन पा रहा था। अब अपार्ट अपने थ्रेड की मदद से सकामोटो को पकड़ लेता है और खींचने लगता है। वहीं सकामोटो इसके ऊपर एक छोटा सा टावर फेंक मारता है, जिसके बाद वहां पर रखे हुए सारे टावर गिरने लगते हैं। वहीं अपार्ट जिसे ओसीडी नाम की एक बीमारी है, अब वो जाकर सारे सामान को ठीक करने लगता है। यानी कि इस बीमारी में अगर कोई भी सामान इधर का उधर पड़ा हुआ हो तो अपार्ट देख नहीं पाता है और वो उसे सही करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि सकामोटो अपने वेट को लूज करने के लिए काफी ज्यादा ट्राई करा था, लेकिन वो इसमें असफल होता है और वो सोचता है कि अरे यार ऐसे में तो मुझे इससे फाइट करने में काफी ज्यादा मुसीबत आने वाली है। लेकिन हाँ, ग्रेनी ने मेरे एक्यूप्रेशर पॉइंट को काफी ज्यादा ठीक कर दिया है और इसीलिए मुझे अपनी बॉडी काफी ज्यादा लाइट महसूस हो रही है। तभी फिर हम ग्रेनी को देखते हैं, वो सिन और लू को बता रही होती है कि सकामोटो बस अपनी 30% फॉर्मल पावर पर है, स्पेशली जब वो पतला नहीं है। वैसे हर वक्त उसे पतला होने की जरूरत नहीं है, उल्टा उसका वेट उससे ज्यादा काम आ सकता है क्योंकि जितना ज्यादा वेट होगा उतना ही ज्यादा पावर फोर्स होगा। तभी अपार्ट सकामोटो को फटीचर कहने लगता है क्योंकि उसके पॉकेट में काफी ज्यादा जंक है और उसकी चप्पल भी फटी हुई है। वही ग्रेनी ये बता रही होती है कि सकामोटो को अच्छी फाइट करने के लिए अपना वेट लूज करने की जरूरत नहीं है, बस उसे इस फॉर्म में अच्छे से मूव करना सीखना होगा। और उसके जाते टाइम मैंने उसका एक्यूप्रेशर पॉइंट हिट किया था, उसकी वजह से अब उसकी बॉडी ठीक तरीके से काम करने लगी होगी। तभी फिर से हमें सकामोटो और अपार्ट को दिखाया जाता है जिनके बीच में काफी ज्यादा जोरदार फाइट हो रही होती है। फिर अपार्ट को लिफ्ट में ले जाकर सकामोटो उसे काफी बुरी तरीके से पीटता है। तभी हम देखते हैं कि लिफ्ट शीशे की होती है तो शीशा टूटकर वो दोनों एक जगह पर गिर जाते हैं। तभी फिर यहाँ पर अपार्ट खड़े होकर कहता है, मुझे काफी अच्छा लगा है कि काफी टाइम बाद मुझसे कोई अच्छे से कनेक्ट कर पाया है। फिर वो सकामोटो से कहता है, सकामोटो तारो क्या तुम मेरी कहानी सुनोगे। और सकामोटो साफ ही उसे मना कर देता है, मेरे पास ऐसी कुछ भी करने का टाइम नहीं है जिससे मेरा ज्यादा टाइम वेस्ट हो।
तभी हमें फिर ओसारागी और सुसुबा दिखाई देते हैं जो कि इस टेम्पल को बुरी तरीके से तबाह कर चुके होते हैं और शिसुबा उसे ताने मारने लगता है और कहता है तुम्हें पता है ये जो गेट थे वो भगवान के पास जाने का रास्ता था और तुमने इसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। जब सुबह भगवान सोकर उठेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा। तभी ओसारागी कहती हैं मुझे ये अकेला ही करना पड़ा क्योंकि तुम खाना खाने में बिजी थे। अब शिसुबा को एक कॉल आता है और इस तरफ नागिमो होता है और वो कहता है क्या तुमने फाइल का लास्ट पेज चेक किया। दरअसल सल्र का ये प्लान था कि सारे इनमेंट्स मिलकर एक दूसरे को मार डालेंगे और उसके अगले पेज में कुछ और ही लिखा था। और नागुमो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि सल्र ने इन लोगों को इसलिए हायर किया था कि ताकि ये लोग इन चीजों को काफी लंबे समय तक ड्रैग कर सकें। पर फिर हम सारे इन मर्डर्स की रेटिंग देखते हैं और अपार्ट इनमें सबसे ज्यादा ताकतवर है। वही हम सकामोटो को देखते हैं। अपार्ट उसे ये कह रहा होता है तुम पहले इंसान हो जिससे मैंने कनेक्टेड फील किया है लेकिन तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा घमंड है जिससे के बाद ये दोनों दोबारा से फाइट करने स्टार्ट कर देते हैं। फिर हम लोगों को अपार्ट का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर वो बचपन में कोई भी उससे बात नहीं करता था, यहाँ तक कि उसकी मम्मी भी उससे बात नहीं करती थी। बात करना तो दूर की बात उसकी तरफ देखती भी नहीं थी। उसे तो ये भी पता नहीं था कि उसकी माँ की आवाज भी उसने लास्ट टाइम कब सुनी थी। उसके डैड जो अपने काम में बिजी रहते थे लेकिन वो उससे काफी ज्यादा प्यार करते थे और इसके डैड ने उसे एक टॉय भी खरीद के दिया था और वह अपने बेटे को बताते हैं दरअसल एक ही चीज मैटर करती है वो तुम्हारे अंदर की अच्छाई। अब अपार्ट कुछ दोस्त बनाने की फिर से ट्राई करता है लेकिन वो लोग इसे भगा देते हैं और ये अब अपने आप को अकेला अकेला फील करता है और वह एक चीज को लेकर टॉय को भी फाड़ देता है जो कि उसके डैड ने उसे काफी ज्यादा प्यार से गिफ्ट किया था। पर ये करके इसे काफी ज्यादा अच्छा फील होता है और उसकी मॉम भी ये चीज उस पर नोटिस कर रही होती है। जैसे जैसे अपार्ट बड़ा होता जाता है वैसे ही उसके कनेक्शन भी कम होते जाते हैं। साथ ही अब वो अलग अलग चीजों से उस टॉय को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। पर एक दिन उसे एक केट मिलती है और वो उसके साथ भी यही करता है। तभी उसके डैड को ऐसा लगता है कि उसका बेटा पागल हो चुका है पर वह कहता है कि मैं तुम्हें ठीक करके रहूंगा। तभी उसके डैड उसे एक डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर कहता है कि इसके ब्रेन में कोई भी दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन उसके डैड डॉक्टर को ही पकड़ लेते हैं और कहने लगते हैं तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है। तभी अपार्ट अपने डैड को रोकने लगता है लेकिन उसके डैड उसे एक कोहनी मार देते हैं जिसके बाद वो पूरी तरीके से सटिया जाता है और वो अपने डैड के ऊपर ही हमला कर देता है। और इसके बाद वो अपने डैड के ब्रेन को खोलकर चेक करने लगता है और ये करने से उसे काफी ज्यादा खुशी हो रही होती है क्योंकि इन दोनों का ब्रेन ही एक जैसा था। तभी फिर हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है जहाँ पर अपार्ट कह रहा होता है देखा मैं बिल्कुल भी अकेला नहीं हूँ, मैं अगला पार्ट जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। उसके लिए आप इस वीडियो के ऊपर 100 लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं अगला पार्ट जल्द से जल्द अपलोड कर सकूँ।